नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है, पहले आपको वो बताते हैं। मासिक भत्ते को लेकर सरकार ने कितना किया रोड मैप तैयार, क्या अभी भी महिलाओं को करना होगा इंतजार, आपको पूरी खबर बताएंगे। बिजली महादेव रोपवे के निर्माण को लेकर क्या है अपडेट, कितने तैयार है प्रशासन की टीम, खबर का देंगे पूरा अपडेट। हिमाचल के कई जिलों में जोशीमठ जैसे हालात, पहाड़ों को काटने से घरों को कितना नुकसान, ग्रामीणों का छलका है दर्द, दिखाएंगे पूरी जानकारी। हिमाचल में कहां कहां गिरी है बर्फ, किस जिले में कब तक विभाग का अलर्ट, लोगों की कितनी बड़ी है परेशानियां, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है मनाली से। मनाली के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, कई इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अटल टनल सैलानियों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, तो सैलानियों को सोलन जाने की भी अनुमति मिल गई है। फिलहाल सोलन तक ही सैलानी जा सकते हैं। निचले इलाकों में बारिश का भी अनुमान देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। आप देखिए, तस्वीरें सामने आ गई है जहां पर हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो मनाली से इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। मनाली के कई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बर्फबारी है। फिलहाल एक बार फिर से मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी बढ़ रही है, ऐसे में सड़कों पर फिसलन बढ़ने के चलते कई हादसे भी यहां पर हो चुके हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ तापमान में गिरावट हो रही है, जिसके चलते जो आम लोग हैं उनके लिए जनजीवन अस्त व्यस्त की स्थिति यहां पर बनी हुई है। सैलानियों के लिए फिलहाल सोलन तक ही जाने की अनुमति यहां पर दी गई है। आपको यह भी बता दें कि अटल टनल सैलानियों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है, और जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर खास इंतजाम आम लोगों के लिए किए हुए हैं। खास तौर पर अगर सड़कों की बात करते हैं तो कई ऐसे रास्ते हैं जो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। मनाली का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता कमलेश बहुत ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरीके से एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और मनाली में हल्की बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए प्रद्युम्न, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि 19 और 20 तारीख को मौसम खराब रहेगा, खासकर जो 7 जिले हैं प्रदेश के, वहां पे जो है ऊंचाई वाले इलाकों में इन जिलों के बर्फबारी होगी और जो मैदानी इलाके होंगे उसमें बारिश होगी। तो ठीक वैसा ही देखने को मिला। आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास मनाली के निचले इलाके में भी हल्की बर्फबारी हुई है। और जो ऊपरी इलाके अगर बात की जाए, जो सोलांग वैली, वहां पर अभी तक 4 सेंटीमीटर तक जो है बर्फबारी हो चुकी है, और अभी भी बर्फबारी का वहां पे दौर जारी है। फिलहाल मैं यहाँ मनाली की तस्वीरें दिखाता हूँ। ताजा बर्फबारी के बाद देखिए इस तरह से जो है एक बार फिर से मनाली की जो घाटी है वो एकदम सफेद जो है, जो चादर ओढ़ ली है, एकदम सफेद नजर आ रही है प्रद्युम्न। और साथ ही साथ हल्की सी बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है, बिल्कुल मामूली सी हालांकि बर्फबारी शुरू हुई है। और जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो कहा है कि आज और कल जो है इन 7 जिलों में बर्फबारी होने की पूरी संभावना है, उसको देखते हुए लगता है कि बर्फबारी का जो ये दौर है लगातार रुक रुक के चलता रहेगा प्रद्युम्न। ऐसे में जो है बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में बर्फबारी ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ रही है। जो स्थानीय लोग हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो, क्योंकि सड़कों पर फिसलन बढ़ चुकी है, कई रास्ते बंद हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम? देखिए, प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि खासकर आज और कल और उसके बाद जो है 24 से 26 तारीख तक जो है फिर से मौसम जो है खराब रहेगा। हालांकि बीच में 21 तारीख को थोड़ा मौसम खुल जाएगा, 21, 22, 23 को मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 24 के बाद एक बार फिर से जो ऊंचाई वाले इलाके वहां पे बर्फबारी होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। तो प्रशासन द्वारा जो है पहले से ही जो है जो सतर्क किया जा रहा है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं इन जिलों के, खासकर जो 7 जिले जिसमें जो लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला व जो कांगड़ा का जो ऊपरी इलाका है, वहां पे जो है साफ तौर पे निर्देश दिए है कि ऊंचाई वाले इलाकों की ओर रुख ना करे, क्योंकि हिमस्खलन व जो दूसरे जो भारी बर्फबारी होने के बाद जो है जिस तरह से वाहन जो है स्किड हो जाते हैं, तो ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों की ओर साफ तौर पे जो है प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि रुख ना करे। खासकर सैलानियों को हिदायत दी गई है कि जहां पे भी
जो निचले इलाके, हालांकि जैसे मनाली है, इस समय मनाली में जो है नीचे जो बर्फ सैलानियों को पहले से मिल रही है, और अटल टनल के आसपास जो है जिस तरह से हमने पहले देखा था कि ज्यादा बर्फबारी होने के बाद जो है वाहन स्किड हो जाते हैं, ऐसे में जो सैलानी जो है कहीं ना कहीं इस बर्फबारी में मजा लेते हुए जो है फंस भी जाते हैं। तो साफ तौर पे निर्देश सैलानियों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि इन ऊंचाई वाले इलाकों की ओर रुख ना करें। जैसे ही मौसम जब खुल जाता है तो उसके बाद जो है वहां पे जाने के लिए जो है प्रशासन द्वारा जो है जो अनुमति दी जाती है। लेकिन हाल फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके की ओर रुख ना करें, और सैलानी जो है लगातार इस बीच जो है मनाली की ओर रुख कर रहे हैं, शिमला की ओर रुख कर रहे हैं, धर्मशाला, जो जितने भी जो ऊंचाई वाले जो पर्यटन स्थल है वहां जो है जनवरी नए साल के बाद जिस तरह से बर्फबारी बीच बीच में हो रही है, तो सैलानियों का जो हिमाचल की ओर आना जो है लगातार जारी है। और साथ किसान बागवानों की बात करता हूं मैं। किसान बागवानों के लिए भी ये जो बर्फबारी जो है बेहद ही जरूरी थी, क्योंकि जो सेब का जो बेल्ट है हिमाचल का, वहां पे जो जिस तरह से जो चिलिंग आवर 1200 से 1400 घंटे तक जो है चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है सेब के पौधों के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है जिस तरह मौसम जो ये जनवरी में जिस तरह से जो बार बार जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद जो है किसान बागवान भी कहीं ना कहीं खुश है, क्योंकि खेती के लिए एक और जहां नमी की जरूरत होती है, तो बारिश बर्फबारी होने के बाद जहां एक और किसान बागवान खुश है, वहीं जो पर्यटन व्यवसायी है वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रद्युम्न, ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए जरूर मुश्किलें हैं, लेकिन किसानों के लिए ये फायदेमंद बर्फबारी। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। महिलाओं को करना होगा इंतजार, मासिक भत्ता जारी करने का रोड मैप तैयार हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, 1500 रुपए के लिए सब कमेटी गठित कर दी गई है। मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन हो रहा है, आपको यह भी जानकारी दे दें। कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। फिलहाल महिलाओं को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि महिलाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे वादे किए हैं जिनको अभी पूरा करना है, लेकिन 1500 रुपए के लिए सब कमेटी भी गठित कर दी गई है। मंत्री शांडिल्य की अध्यक्षता में यह कमेटी बनेगी। 30 दिन में कमेटी को रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। मासिक भत्ता जारी करने का रोड मैप फिलहाल तैयार कर लिया गया है। तो इस वक्त की यह अहम जानकारी है। 1500 रुपए के लिए सब कमेटी बनाने के लिए यहां पर तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मासिक भत्ते के लिए जिक्र किया गया था सरकार की तरफ से, जब सरकार नहीं बनी थी, जब भी तमाम तरीके के वादे किए गए थे और कहा था कि जल्द ही सरकार बनते इन फैसलों पर अमल किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा और महिलाओं को इंतजार करना होगा। जो 1500 रुपए देने की बात यहां पर सामने आई थी, उसके लिए अब एक सब कमेटी गठित कर दी गई है। आपको यह भी बता दें कि मंत्री शांडिल्य की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। 30 दिन में कैबिनेट को रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि मासिक भत्ता जारी करने का रोड मैप तैयार हो चुका है। हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। 1500 रुपए के लिए सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कमेटी लगातार 30 दिन में कैबिनेट को रिपोर्ट भी सौंपने जा रही है। और इसी बीच ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से 1500 रुपए के लिए सब कमेटी भी गठित कर दी गई है, फिलहाल पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा महिलाओं को इंतजार और करना पड़ेगा, क्या कुछ और कारण है? देखिए, सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक और ये वादे जो किए गए थे, ये कहा गया था कि इन पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। लिहाजा एक बैठक जो है वो जो सबसे पहली बैठक थी 13 जनवरी को, वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल, सुक्खू सरकार मंत्रिमंडल की वो हुई है। और ऐसे में इस बैठक के अंदर इस मसले को लेकर भी जाया गया और इसके अंदर एक खाका जो है वो तैयार इससे पहले ही कर लिया गया था। ये बात कही गई कि अब इसके ऊपर एक काम जो है वो करना होगा और उस काम को करने के लिए कुछ नेताओं की जिम्मेवारियां जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, कुछ मंत्रियों की जिम्मेवारियां लगाई गई है, जिसमें सबसे पहले कर्नल धनीराम शांडिल हैं, जो कि इस सब कमेटी के जो चेयरमैन रहेंगे, और इसके अलावा जो कृषि मंत्री हैं चंद्र कुमार, वो इसमें जो है एक मेंबर के तौर पर काम करेंगे, और साथ ही युवा मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, वो साथ में जो है वो इस पूरे मसले को लेकर जो है वो एक सब कमेटी एक खाका तैयार करेगी। और यही नहीं बल्कि एक
जो सचिव है वो उनको भी एक सदस्य यहाँ पर बनाया गया है, जो कि सामाजिक कार्य एवं न्याय जो अधिकारिता विभाग है इसी के सचिव है। और ऐसे में इस कमेटी के तहत जो ये सब कमेटी होगी, ये अपना एक खाका तैयार करेगी और खाका तैयार करने के बाद उन तमाम संभावनाओं को तलाश करेगी जो 1500 रुपए महिलाओं को जो दूसरी गारंटी की बात यहाँ पर की जा रही है, उसका खाका तैयार करके फिर से कैबिनेट की मीटिंग में जो है वो ले जाया जाएगा और उसके ऊपर चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक यानी जो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट ये कैबिनेट यहाँ पर सौंपने वाली है सब कमेटी की, तो ऐसे में ये कैबिनेट की भीतर जो है मंत्रिमंडल के सामने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर देगी और संभावनाएं बताएगी कि कैसे और किस चरण में यहाँ पर 1500 रुपए जो है महिलाओं को जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा था पहले से कि क्या एक मुश्त 1500 रुपए 18 साल से 60 साल की महिलाओं को दिए जा सकते हैं या बीपीएल महिलाओं को जो है वो कैटेगरी को पहले रखा जा सकता है या कुछ और तरीके से जो है 1500 रुपए यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो इन तमाम संभावनाओं को ये कैबिनेट की सब कमेटी जो है वो संभावनाओं को तलाश करेगी, उसके बाद कैबिनेट में लेकर जाएंगे और फिर चर्चा होगी और उसके बाद ये 1500 रुपए किस तरह से महिलाओं को दिए जा सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो मुहर लग सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल महिलाओं को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। कमेटी का गठन कर दिया गया है और जल्दी कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। एनएचएआई बनाएगी बिजली का महादेव रोपवे। तो आपको बता दें कि महादेव रोपवे बनाने में खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आज टीम कुल्लू पहुंच जाएगी। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। आज कुल्लू पहुंचेगी केंद्र से टीम। अधिकारियों के साथ एक मंथन भी किया जाएगा। पहले 170 करोड़ से होना था निर्माण, लेकिन अब 200 करोड़ रुपए इसकी लागत बताई जा रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। बिजली महादेव रोपवे बनाने की तैयारी तेज हो गई है। कुल्लू में एनएचएआई बनाएगी बिजली महादेव रोपवे, जिसमें खर्च लगभग 200 करोड़ का आएगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आज कुल्लू पहुंचेगी केंद्र से टीम। फिलहाल अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। तो वहीं मंडी के बाद अब बिलासपुर में पहाड़ों को काटने से घरों को नुकसान हो रहा है। गांव मंडी भराड़ी के लोगों में बड़े खतरे को देखते हुए दहशत का माहौल देखने को मिला है। विकास के लिए छेड़छाड़ लोगों की जान पर भारी पड़ती जा रही है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में दिख रहे दरार पड़े घर हादसों को दावत दे रहे हैं, जिसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि प्रकृति से छेड़छाड़ है, जो लोगों के जीवन पर भारी पड़ती जा रही है। बिलासपुर के मंडी भराड़ी गांव के 10 परिवारों को रेलवे टनल और 4 लेन के कार्य से खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि रेलवे लाइन के लिए ब्लास्ट कर पहाड़ों को तोड़ा गया, जिससे हमारे घरों में दरार आ गई है। हमारे से नीचे से गई है, उसमें उन्होंने ब्लास्ट किया और उससे हमारे घरों में दरारें आ गई और पूरी जमीनों में भी दरारें आ गई है। हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ प्रावधान बनाया जाए और हमें कहीं और जगह इसका मुआवजा वगैरह दिया जाए और कहीं हम और जगह मकान बनाएं। और जो सीमेंट वाला हालात हो जाएंगे, इससे हमें प्रशासन से यही गुजारिश है कि प्रशासन हमारी कुछ इन बातों को सुने और इसका कुछ न कुछ समाधान बनाए। गांव के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए उचित मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षित स्थान पर भेजने की भी अपील की है। यहाँ पे हमारे घर के ठीक नीचे से जो है रेलवे की टनल निकाली जा रही है, जिसकी वजह से हमारे घर पर जो है काफी नुकसान देखा जा सकता है। हमारे घर के चारों ओर दरारें भी आई हैं। हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में और भी नुकसान हमें झेलने पड़े। आने वाले बरसात के मौसम में जो है यहाँ पे और भी घरों में जो है नुकसान काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ है। तो हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे जो है भू निरीक्षण अधिकारी जो है यहाँ पर आए और यहाँ का जो है जांच पड़ताल करके यहाँ का मुआयना करे और भावी खतरे से हमें बचाने के लिए जो है सुरक्षित रखें। पहाड़ से 4 लेन और रेलवे टनल निकालने के लिए ब्लास्ट किया गया, जिसका अब विपरीत असर दिखाई दे रहा है।
यानी कहने का मतलब है कि विकास की धारा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन सतत विकास की धारा बहाकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है, जिससे लोगों को दुख दर्द ना सहना पड़े। बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुल्लू मुख्यालय के भूतनाथ पुल का सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि 31 मार्च से पहले भूतनाथ पुल बहाल किया जाएगा। 2 महीने में पुल पूरी तरीके से यातायात के लिए चालू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी कार्य में किसी भी तरीके की कोताही बरतती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक जो इसका डिजाइन है बिल्कुल फाइनल, अब जो इसकी स्टडी हो गई है, अब नीचे से इसका जो पियर कैप बनना है, जो इसका नीचे पिलर है, पिलर के साथ में पियर कैप बनेगा, उसके ऊपर बेयरिंग्स जो रखे जाने हैं, और उसका आज या कल में जो मुझे बताया गया है, वैसे तो उम्मीद थी कि आज ही आ जाता है, लेकिन 1-2 दिनों में ये आ जाएगा। और जैसे ही ये डिज़ाइन का हमारा 1-2 दिनों में फाइनल होता है, तो मुझे विभाग ने बताया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का काम है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी कोताही को सहन नहीं किया जाएगा और ये जो रुके पड़े काम है इन्हें तुरंत पूरा किया जाएगा। तो वहीं नाहन के भुडिया गांव में ग्रामीणों ने सड़क बंद कर दी गई है। रास्ता बंद होने से क्षेत्र की कई पंचायतों के हजारों लोगों को परेशानी हो रही है, जिसका समाधान के लिए लोगों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है और मामले को जल्द सुलझाने की गुहार लगाई है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी तक मामले को सुलझाने में प्रशासन और लोक निर्माण विभाग नाकाम रहता है तो 20 जनवरी को त्रिलोकपुर में चक्का जाम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर खुशी जाहिर की है। जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की सियासत समेत तमाम मसलों पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। इसलिए विशेष तौर से जो कम्युनिटी का जिसका जिक्र आप पर्टिकुलरली कर रहे हैं, वो भी ऐसा वर्ग है जो अपने साथ जुड़ सकता है। हम अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला हमको समर्थन करेगा, वोट देगा, ये जरूरी नहीं, और ये सोच करके हमको करना भी, हमें अपना काम करना है। तो इसलिए उन सब के बीच में एक अच्छा माहौल खड़ा करना चाहिए। हम उनके साथ बैठें, हम उनके साथ बात करें, वो हमारे साथ आएं, हमारे साथ चलें, ये प्रयत्न करने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से वो जिक्र उनका किसी संदर्भ में था। कुछ लोगों की आदत होगी कि खबर के लिए, खबर बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रोवर्शियल बात कह देना, स्टेटमेंट देना, उससे भला नहीं होता पार्टी का। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया होता, मेहनत किया होता है, तो उसके बाद फिर वो किसी की स्टेटमेंट से एक इशू ऐसा खड़ा हो जाता है जिसके कारण सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमारे लिए तो खुशी की बात है हिमाचल वासियों के लिए, क्योंकि हिमाचल के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक कार्य करने का अध्यक्ष के नाते फिर से जो है कल कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ, ध्वनिमत से पारित हुआ है, और ये निश्चित रूप से खुशी का विषय है। और उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ी है, मजबूत हुई है। पार्टी अनेक राज्यों में सत्ता में आई है, फिर से सत्ता में आई है। तो ये साल बहुत क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि 9 राज्यों के चुनाव हैं। हमीरपुर में डाक विभाग बेहतर सेवाओं के जरिए ग्राहकों के दिल में जगह बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, जिसके लिए डाक विभाग के अधिकारी डाकघरों में लगातार कार्यक्रमों का संचालन कर योजनाओं की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य डाकघर बिलासपुर और उप डाकघर स्वारघाट में डाक जीवन बीमा मेल दिवस का आयोजन हुआ है, जिसके तहत डाक जीवन बीमा से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। बता दें कि स्वारघाट में आयोजित डाक मेले में 2.5 करोड़ की डाक जीवन बीमा पॉलिसी की गई। तो आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों का।
हिमाचल में प्रशासन और सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधा देने के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार की पोल खोल रही है। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी अध्यापकों की कमी लगातार बनी हुई है। तो वहीं हिमाचल के कुल्लू में क्षेत्रीय अस्पताल सहित तमाम स्वास्थ्य खंडों में एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के प्रांगण में सीएमओ कुल्लू नागराज ने इस मौके पर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें नर्सिंग की छात्राओं ने कुल्लू शहर में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। प्रिवेंशन इस समय को हम एड्स प्रिवेंशन के रूप में मनाते हैं और लोगों को हम ये बताते हैं कि एड्स को कैसे रोका जाए, कैसे इसकी रोकथाम की जाए। हमारे इस प्रिवेंशन जो कैंपेन है, इसका इस बार थीम है हमारा स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कलंक और भेदभाव, जिसमें हम यह बताते हैं कि HIV एड्स जो पेशेंट है उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि एड्स जो है वो कभी छूने से या कांटेक्ट में आने से, वैसे कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता। खासकर रैली और इसके माध्यम से हम लोगों में एक जागरूकता फैला रहे हैं कि एड्स को कैसे रोका जाए, एड्स की रोकथाम कैसे की जाए। रामपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहकारिताओं ने राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को पौष्टिक आहार कैसे दिया जाए, इसकी जानकारी। बालिका सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न जो है आयोजन किए जा रहे हैं। आज इस आयोजन का पहला दिन है, जिसमें हम एक कार्यशाला हमने रखी है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी इसमें हमने आमंत्रित किया है, ताकि क्योंकि ये भी समाज का एक अभिन्न अंग है और हमारा ये उद्देश्य है कि ये भी जो है वो जागरूक हों और समाज के अन्य लोगों को ये भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूक करें। और एक कार्यशाला हम आयोजित करेंगे जिसमें हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सब सम्मिलित होंगी और ये PC एंड PNDT एक्ट पर आधारित होगी। और ये हमारे कुछ कार्यक्रम जो हमने आयोजित करने हैं राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के दौरान, ये वो कार्यक्रम है। गरुड़ खास में युवक मंदिर भवन के निर्माण के लिए पंचायत प्रधान संजीव शर्मा की अगुवाई में DC हमीरपुर ने NOC की मांग की है। इस सिलसिले में पंचायत प्रधान संजीव शर्मा की अगुवाई में स्थानीय युवकों ने DC से मुलाकात की। युवक मंडल भवन बनना है गरुड़ खास में, इसकी NOC के लिए आया हूँ। बजट 3 लाख रुपया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था जब विधायक थे। अभी उन्होंने बोला था कि काम पड़ जाएगा, तो जब मैं दोबारा आप मांगेंगे तो दे दूंगा और इलाके का सहयोग भी साथ ही रहेगा। NOC ले रहा है। मिनी सचिवालय ज्वाली में निःशुल्क मेगा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों डॉक्टरों की टीम की ओर से करीब 300 लोगों का चेकअप किया गया है और मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई है। इस कैंप का शुभारंभ कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने किया है। रेड क्रॉस की तरफ से माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन ज्वाली में किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग स्पेशलिस्ट का सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जनरल मेडिसिन और कुछ टेस्ट भी उपलब्ध रहेंगे। आयुष विभाग भी इसमें वो है, ICDS भी है और साथ में एक ब्लड डोनेशन कैंप। जिला रेड क्रॉस ऐसे कैंप जिला के भिन्न भिन्न दूर दराज क्षेत्रों में बार बार लगाते रहते हैं। मकसद इसका है कि जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ के लोगों को भी उचित सुविधाएं जो है उसमें पे मिल जाएंगे। नाहन विकासखंड की ग्राम पंचायत बनकला के गांव मलोवाला में इन दिनों बेसहारा पशुओं ने भारी आतंक मचा रखा है। बेसहारा पशु रात को आकर खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने DC सिरमौर को ज्ञापन सौंपा है। के बारे में उनको पर कंट्रोल किया जाए। रात को पता नहीं कहाँ से आकर के पूरी खेती नष्ट कर दी। गांव में सभी परेशान है इससे, इसलिए उनसे निजात देने के लिए उनको पर कंट्रोल किया जाए, उनको गौशाला में छोड़ा जाए, कुछ उनका उपाय किया जाए। पूरी रात जो है बस वो आएंगे, रात भर कौन रहेगा, दिन मानियत रात को आएंगे।
तो वहीं बिलासपुर में आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला प्रधान शब्बीर मोहम्मद की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि उनके साथ स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा समान काम समान वेतन मुहैया करवाया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष शब्बीर मोहम्मद ने कहा कि स्थानीय पॉलिसी नहीं बनाने के चलते परिवार के पालन पोषण को लेकर काफी समस्या आ रही है। अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से 10 साल से कर रही हूँ, पर मेरे को मतलब ये है कि 10 साल से मेरी सैलरी आज तक सिर्फ 10,450 रुपए है और इस सैलरी में ना ही हमारा फैमिली का गुजारा होता है, ना ही हमारा गुजारा होता है और इतनी मतलब जिल्लत का सामना कर रहा है। और जबकि हम अपनी सेवाएं रेगुलर कर्मचारी से भी ज्यादा देते हैं और हमें हर टाइम ये रहता है कि हमें आज निकाल दिया जाएगा, कल निकाल दिया जाएगा। यही निवेदन करना चाहूंगी सरकार से कि हमारे बारे में सोचे और हमारे भविष्य के बारे में सोचे और हमारे बच्चों के बारे में सोचे। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।